Hello everyone, so welcome to my channel. Today in this video we are going to talk about Schedule 7. So अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा that we are discussing schedules right now for polity specifically and apart from that we do cover जो हमारा मेजर टास्क है that is to cover current affairs and उसको बेसिक से लिंक करके आपको उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना so that क्योंकि it is not about reading current affairs and just reading is not enough for this exam. You have to understand the current affairs and use them in your answers for means and definitely prelim specific information usse gain karna. That is our idea, right? So that is what we are doing on our channel, and apart from that we are also covering some concepts to regularly revise them so that we do not tend to forget, क्योंकि यूजुअली हमारी टेंडेंसी नहीं होती है टू रिवाइज थिंग्स. तो आई एम हेल्पिंग यू इन डूइंग दैट कि एक एक वीडियो भी उस पर डलता रहेगा तो आपको इजी टू मेमोराइज होगा. ठीक है, तो चल तो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे है शेड्यूल 7. अब देखो शेड्यूल 7 कहाँ से आता है, मतलब अगर हम इसका हिस्टोरिकल आस्पेक्ट देखें तो ये जो आइडिया है ये आइडिया हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. अब देखो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं. कई अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. तो उसी एस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ये हमने यहाँ से लिया है. ठीक है, अब वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है वहाँ पे भी जैसे स्केड्यूल में भी कुछ लिस्ट मेंशन्ड है. ठीक है, उसी तरह से 35 वाले एक्ट में थी 3 लिस्ट, दैट इज़ प्रोविंशियल लिस्ट और टू से फेडरल लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन प्रोविंशियल लिस्ट और फिर नीचे मतलब थर्ड इज़ कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, उसी लाइंस पे हमने ये स्केड्यूल ऐड किया जिसमें हमने डाला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो ये 3 लिस्ट होती हैं. अभी जो यूनियन लिस्ट होती है इस पर एक्सक्लूसिव पावर होती है पार्लियामेंट की टू मेक एनी लॉ. ठीक है, ये जो इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे उन सब पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है एक्सक्लूसिवली. देन स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उन पे स्टेट्स लॉ बना सकता है एक्सक्लूसिवली, जबकि जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट होंगे उनमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं. दैट इज़ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन फ्रेम लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ का रिगार्डिंग जो लॉ है वो पार्लियामेंट ही बनाता है. ठीक है, अब इसमें एक और एस्पेक्ट आता है कि ठीक है स्टेट तो लॉ बना सकता है एक्सक्लूसिवली, हमने कह दिया कि स्टेट सब्जेक्ट पे स्टेट ही लॉ बनाएगा. तो आप सोचोगे कि यार कई बार ऐसा होता है कि स्टेट के सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होता है, राइट? तो होता कैसे ये चीज़ कि कैसे यूनियन स्टेट लिस्ट पे लॉ कैसे बना पा रहा है, जबकि आप देख रहे हो कि इस स्केड्यूल में साफ साफ मेंशन्ड है. तो दिस इज़ हैपनिंग अंडर आर्टिकल 249, 250, 252 एंड 253. तो क्या कहते हैं ये आर्टिकल, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. तो 249 आर्टिकल में आपका ये मेंशन्ड है. तो ये कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक रेजोल्यूशन पास करें, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेपरेटली लिख लिया है क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था, है ना. तो 249 कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स अगर ये रेजोल्यूशन पास करता है दैट इट इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, देन पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन द लिस्ट. अब ये रेजोल्यूशन जो पास होगा ये जो है इट शुड नॉट बी पास्ड बाय लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. मतलब जो 2/3 ऑफ मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग उतना कम से कम मिनिमम उसका बार होता है कि इतने मेंबर्स कम से कम उसको सपोर्ट करें उस रेजोल्यूशन को. ठीक है, फिर आता है 250. आर्टिकल 250 कहता है कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, ठीक है, इन द स्टेट इफ़ देयर इज़ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डन देन उस टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. तो आपने पढ़ा ही होगा. ठीक है, फिर 252. अब 252 कहता है कि अगर कोई भी 2 स्टेट्स ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि दे वांट पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन देयर लिस्ट, दैट इज़ ऑन द स्टेट लिस्ट, जो भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, अगर वो ये पास करते हैं रेजोल्यूशन 2 स्टेट्स, कोई भी 2 स्टेट्स, कि ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट हमारे स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है
और ये भी जो है 2/3 वाले वही 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग से इन बोथ द हाउसेस। तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कोई भी दो स्टेट्स ये रिजोल्यूशन पास करेंगे कि एक्सेप्ट ये दोनों वाले जो केस थे ना, इसके अलावा अगर कोई केस बन रहा है उसमें, इन दोनों केसेस के अंडर अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा कि भाई पार्लियामेंट, हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो वो पार्लियामेंट वहाँ पे लॉ बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट है 253 आर्टिकल, यहाँ पे इट इज़ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है टू गिव इफेक्ट टू एनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को अगर इन्फोर्स करना है और उसके लिए ज़रूरत है उस स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की, तो पार्लियामेंट कैन डू दैट, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों आर्टिकल्स, तीनों मतलब एक्सेप्शंस जहाँ पे स्टेट लिस्ट की बजाय स्टेट लिस्ट पे यूनियन लिस्ट अपना पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है, ठीक है। तो अब हमें जानने की ज़रूरत, आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी आपको इस दिमाग में आना चाहिए कि क्यों मतलब 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अकोमोडेट किया गया। सो बेसिकली इट वाज कि इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री विद यूनिटरी बायस, ठीक है। फेडरलिज्म है हमारे यहाँ पे, बट एक यूनिटरी बायस भी है। तो ये जो है ये 3 लिस्ट ये शो कर रहा है आपके फेडरलिज्म को, राइट। हमने पावर्स डिवाइड कर रखी हैं, सबके पास पावर्स है, वी आर नॉट, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो हम चाहते ही नहीं ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पावर्स डिवाइड कर दी अमंग सेंटर एंड स्टेट। एंड फर्दर आप देखोगे 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू हमने इवन 11th 12th शेड्यूल ऐड किया, जिसके अंदर हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायत्स को भी कुछ सब्जेक्ट्स अलॉट किए जहाँ पे वो लॉज बना सकते हैं, दे कैन वर्क इन दैट ऑन दैट सब्जेक्ट्स। तो ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, राइट। तो वो हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे यूनिटरी बायस भी है, दैट इज़ आपने देखा अभी ये जो आर्टिकल्स थे 249, 50, 52, 53, क्या यूनिटरी बायस ही तो दिखा रहे हैं कि भाई कुछ केसेस स्टिल ऐसे हैं, एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्टिल पार्लियामेंट प्रिवेल करता है। अगर आप देखोगे कि इवन ये भी कहा गया है कि मान लो देयर इज़ एनी एम्बिगिटी कि भाई स्टेट ने लॉ बनाया, यूनियन ने भी लॉ बनाया, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, तो ऑब्वियसली यूनियन का लॉ वहाँ पे प्रिवेल करता है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ओवरलैप के केस में हमेशा यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा, फिर कॉन्करेंट लिस्ट वाला, और सबसे लास्ट में आता है स्टेट लिस्ट का, ठीक है। तो जो प्रिवेल होने की मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी वो यूनियन लॉ की होगी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैप, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए, लेट मी रब दिस, कि भाई किस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अभी लास्ट 2 years में ही इस टॉपिक से दोनों ही 2023 में भी 24 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन से लिस्ट में ये सब्जेक्ट आएगा, किस लिस्ट में ऐसे मैच द फॉलोइंग काइंड, मतलब नॉट लिटरली मैच द फॉलोइंग बट उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचो कि बहुत लंबी लिस्ट है, कैसे याद करेंगे। देखो यार, कुछ चीज़ें तो आपको बहुत इजीली ही मतलब पढ़ते ही समझ आ जाएगी, ये तो यूनियन लिस्ट में ही आएगी, और कुछ होंगी जिसको आपको थोड़ा सा 1-2 बार आप देखोगे ना लिस्ट को बार बार, कितना ही टाइम लगता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। सो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस लिस्ट। बहुत थोड़ी सी कह सकते हैं, हाँ बड़ी लिस्ट तो है, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू इट। देखो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो मैं अभी हम गो थ्रू कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर से, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, ठीक है। यूनियन लिस्ट जो है इसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, बट अब इसमें 100 है, ठीक है। इसको इंक्रीज़ करके 100 कर दिया गया। फिर यहाँ स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली थे 66, और ये कितने लेटर ऑन ये रिड्यूस होके हो गए 61। आप देखोगे यहाँ कम हुए हैं, मतलब डेफिनेटली कहीं और बड़े होंगे ना, यहाँ से शिफ्ट कर दिए, यहाँ से 3 सब्जेक्ट्स तो इधर शिफ्ट कर दिए और 2 इधर शिफ्ट कर दिए। इधर देखो कॉन्करेंट में आपके 47 थे, और ये हो जाते हैं 52 लेटर ऑन। अब आप सोचोगे ये 52 कैसे हो गए, तो कुछ और एडिशंस भी हुए होंगे ना, तो उससे भी ये 52 बन गया, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एक सेकेंड, एक और लिस्ट होती है रेजिडुअरी लिस्ट। अभी रेजिडुअरी लिस्ट क्या होती है कि जहाँ पे मान लो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
बहुत ही बुरी हैंड राइटिंग है, आई नो। रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है। ये होती है जहाँ पे कोई मतलब वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे किसी मतलब एक तरीके से डिलीनिएट नहीं किया गया कि भाई ये सब्जेक्ट सेंटर के अंडर आएगा, यूनियन के अंडर आएगा या कहाँ आएगा। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट अगर है तो वो सेंटर के अंडर ही आएगा, यूनियन के अंडर ही आएगा, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 248 में मेंशन है, ठीक है। और ये जो हमने 7 शेड्यूल डिस्कस किया ये आपका आर्टिकल 246 में मेंशन है। ये आर्टिकल्स आपको डेफिनेटली मेंस के पर्सपेक्टिव से याद होने बहुत ज़रूरी है। अब हमने बोला कि यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट थी इसमें शिफ्ट किए गए सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट। तो ये जो है ये कैसे हुआ, ये आपका 42nd अमेंडमेंट से हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था 7 शेड्यूल में, और उसके थ्रू हमने जो 5 सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट के उनको शिफ्ट कर दिया था टू कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, सो सॉरी, एक्चुअली ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ना ये तो सारे के सारे कॉन्करेंट में गए हैं, और हमने यूनियन में आई थिंक कुछ सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हमने कॉन्करेंट में कौन कौन से शिफ्ट किए ये बहुत ज़रूरी है जानना। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो ये थे एजुकेशन, देन फॉरेस्ट, देन वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड्स ये देख लेना। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में है और उनमें से ऐसा कुछ मेंशन्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। या फिर पूछ सकते हैं 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से सब्जेक्ट्स शिफ्ट किए गए थे इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्पेसिफिकली आपको याद होना चाहिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। एंड इसी इसी अमेंडमेंट के बाद फिर डिबेट शुरू हो गई रिगार्डिंग स्टेट ऑटोनॉमी का जो इरोजन हो रहा है, क्योंकि आप उनकी लिस्ट के सब्जेक्ट्स को शिफ्ट कर दे रहे हो कि यहाँ पे जो है सेंटर भी लॉ बना पाए, राइट। तो वो थोड़ा सा काफ़ी उस टाइम पे डिबेट हुई थी, और अभी भी ये डिबेट इवन चलती ही जाती है। इसके अलावा देखो एक और अमेंडमेंट हुआ 101st अमेंडमेंट, कौन सा है बताओ, ये है GST। इसके थ्रू हमने GST इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें जो स्टेट्स की टैक्सेशन पावर है हमने उनको रिड्यूस कर दिया है। अब सेंटर के पास मेजरली पावर है टू इम्पोज टैक्स, ठीक है। कुछ डेफिनेटली अभी भी कुछ पावर स्टेट के पास है, बट रिडक्शन तो हुआ ही है उनकी स्टेट की जो पावर्स है उसमें। दो देर आर वेरियस प्रोविजंस इन द एक्ट, तो वो जानना ज़रूरी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो ये इसके थ्रू भी हमने अब जो है एक तरीके से शिफ्ट ऑफ स्टेट का पावर किया है। तो बस अब लास्ट में आपको जाननी है, आपको गो थ्रू करना है, जैसे कि मैंने बोला था लिस्ट के थ्रू। देखो ये आप देख लेना थोड़ा थोड़ा। तो देखो डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर ट्रेड, ये आपको पता है। UNO ये किस टाइप के हैं, ये सेंटर के ही होंगे ना, सेंटर में ही आने वाले टॉपिक्स हैं। आर्म्स, नेवल फोर्स, एटॉमिक एनर्जी, आपको पता है एटॉमिक एनर्जी जो है ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर ही आता है। और ये इवन अभी इसके रिगार्डिंग काफ़ी बातें चल रही है कि इसको इस पर मतलब हम चाहते हैं अभी न्यूक्लियर एनर्जी हमारी बढ़ानी है ना, हमें न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना है, तो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए हमें इस पे जो है रेगुलेशंस थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। इसको मतलब सेंट्रल लिस्ट में ना, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो इतनी क्या कहें सेंट्रलाइजेशन है उसको कम करके थोड़ा इंडिपेंडेंसी लाने की ज़रूरत है। तो वो सब अगर आपको डिबेट्स भी याद है तो आपको पता होगा कि सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अब ये दिख रहा है, नाम से दिख रहा है, ठीक है। उसके आगे चलते थोड़ा सा देखो, पिलग्रिमेजेस टू आउटसाइड प्लेसेस आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया है तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा कि ये सेंटर ही डील करेगा, ठीक है। देन जैसे कि आप देखो करतारपुर कॉरिडोर है ना, तो वो वाली चीज़। देन रेलवेज सेंटर के अंदर आता है, आपको पता होगा। हाईवेज डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यहाँ तो मेंशन ही कर दिया। शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी नेशनल वाटरवेज। लाइट हाउस इंक्लूडिंग लाइट शिप्स, बीकन्स एंड अदर प्रोविजंस फॉर सेफ्टी, ये सब। पोर्ट क्वारंटीन, ये आई थिंक पूछा था, पोर्ट क्वारंटीन या फिर दूसरा पूछा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कैरियज ऑफ पैसेंजर्स गुड्स बाय रेलवे, सी, एयर, ये सब है।
पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स, टेलीफोन्स, वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड रेवेन्यू देयर फ्रॉम, पब्लिक डेट ऑफ यूनियन, ये तो क्या नाम मेंशन है, करेंसी, कॉइनेज, लीगल टेंडर, ये कौन डील करेगा, फॉरेन एक्सचेंज यूनियन ही करेगा। आरबीआई, ये तो बहुत इजी सा है, मतलब पोस्ट ऑफिस, ये बहुत ही बेसिक है। लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल लिस्ट में है। इंटरस्टेट ट्रेड सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, मतलब देखते कुछ चीज़ें बहुत इजीली पता चल रही है। देखो ये आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेस्ट एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, ये यहाँ पर है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज स्टैंडर्ड, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है ना। देन रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, फिशिंग एंड फिशरीज, ओपियम कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ ओपियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ऐसे हम कब तक ही देखेंगे ना, तो आप एक बार देख लेना, इसको गो थ्रू कर लेना। सर्वे ऑफ इंडिया सेंसस, ठीक है, ये सब है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट्स, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ एक्सेस ऑन टोबैको, एस्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, आपको पता होगा एग्रीकल्चरल लैंड अभी टैक्सेबल नहीं है ना, बट उसे किया जा सकता है थ्रू स्टेट्स। तो ये सब रहते हैं। स्टेट लिस्ट आ गया, स्टेट लिस्ट में ये ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, प्रोसीजर एंड रेंट, प्रिजनर, रिफॉर्मेटरीज, देख लेना आप, है ना, अदरवाइज़ तो मैं एक एक करूँगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च एंड दिस, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीजेस, वेटरनरी ट्रेनिंग, ओके। फिशरीज स्टेट लिस्ट में, कोर्ट ऑफ वॉट सब्जेक्ट, industrial subjects to provisions of this and this, gas and gas work, trade and commerce within state, markets and fairs, money lending, theatres, dramatic performance, cinemas, betting and gambling, ये याद रखना, betting gambling आपका state list में है। elections to legislature of state subject, public debt of state obviously यहाँ आएगा। एग्रीकल्चरल इनकम, जैसा कि मैंने बोला था, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ है, स्टेट लिस्ट में। एस्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी यहीं है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन दिस लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन इन एनी कोर्ट, सो ऐसे सब मतलब थोड़ा वो थ्रू कर लेना, जो मेजर चीज़ें ना वो देख लेना, अगर ज़्यादा भी नहीं हो पा रहा है, जस्ट मेजर। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आपको याद रखना है, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में है। एक्शनेबल रॉन्ग्स, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज़ आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है। एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल्स एंड ऑफिशियल ट्रस्टीज़, देन आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बट नॉट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। वाइल्ड एनिमल्स हमने बोला था यहाँ शिफ्ट किया है, ठीक है। फॉरेस्ट यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये यहीं पर है। ये ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड, inland shipping and navigation on inland waterways as regards this weights and measures, ये factories, boilers, electricity, ये देख लेना। newspaper, books and printing presses, custody, management and disposal of property, stamp duties, inquiries and statistics for purpose of any of the matters specified in list 2 or 3, तो ये सब है, ठीक है। तो मेजर आप देख लेना और 2-3 बार गो थ्रू कर लेना, जब भी लगे कि हाँ अभी टाइम है तो गो थ्रू कर लेना बस, ठीक है। ऑलरेडी आर्टिकल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगर एक मैं बैठ के कराती तो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए आई हैव नॉट डन दैट। तो आप वो अपने खुद के एंड पे भी कर सकते हो। अगर आपको ये दिस PDF चाहिए ये वाला, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।